आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में अपन हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर पढ़ रहे थे अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एक भाग अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा भाग है अपना वो है SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इन अभिक्रियाओं की विशेषता क्या होती है? तो जैसे अपन ने SN1 के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज जो है SN1 की डिस्कस की थी, फिर एग्जाम्पल देखा था, वैसे ही अपन यहाँ जो है इसकी प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो इसका एग्जाम्पल लेंगे कि कौन ये देगा और कौन ये नहीं देगा, कौन आसानी से देगा और कौन आसानी से नहीं देगा। तो देखते हैं विशेषताएं। SN2 अभिक्रियाएं एक ही पद में संपन्न होती है। ये विशेषता हो गई कि एक ही पद में संपन्न हो जाएगी। इसमें जैसे SN1 के अंदर 2 स्टेप के अंदर हो रही थी, ऐसा यहाँ नहीं होगा। SN2 अभिक्रियाओं में संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट, और ये होती है पंच संयोजी, यानी 5 परमाणु इस संक्रमण अवस्था में जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे जुड़े होते हैं, पंच संयोजी। तो SN2 अभिक्रियाओं में संक्रमण अवस्था निर्मित होती है। जो अस्थायी होती है तथा टूटकर उत्पाद निर्मित करती है। संक्रमण अवस्था में CX आबंध के कार्बन से कार्बन हेलोजन आबंध के कार्बन से आक्रमणकारी नाभिक स्नेही आक्रमणकारी नाभिक से, यानी जो आक्रमण करेगा नाभिक स्नेही या नाभिक रागी, वो संक्रमण अवस्था में CX आबंध के कार्बन से आक्रमणकारी नाभिक स्नेही तथा अवशिष्ट समूह दोनों जुड़े रहते हैं आंशिक आबंधों द्वारा। यानी संक्रमण अवस्था के अंदर आक्रमणकारी नाभिक स्नेही जो है वो बंध बना रहा होता है, और जो अवशिष्ट समूह है उसका बंध टूट रहा होता है, वो जो है वो संक्रमण अवस्था कहलाती है। उसके बाद संक्रमण SN2 अभिक्रियाओं में SN2 अभिक्रियाएं विन्यास के प्रतिपन्न के साथ
संपन्न होती है, जिसे वाल्डन प्रतिपन्न या वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। SN2 अभिक्रियाएं विन्यास के प्रतिपन्न के साथ संपन्न होती है, जिसे वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। इसमें आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अवशिष्ट समूह के विपरीत दिशा में जुड़ता है। यानी जिस दिशा में आक्रमणकारी अभिकर्मक उसके विपरीत दिशा में जुड़ता है, जिधर से अवशिष्ट समूह पहले से ही जुड़ा होता है उसके पीछे से जुड़ता है, विपरीत दिशा से जुड़ता है। जिस प्रकार से बरसात के अंदर जो है वो अपना छाता किस प्रकार से होता है कि उसकी ताड़ियाँ नीचे की तरफ होती है, और हवा यदि चलती है बरसात के दिनों में, अपन ने हवा के सामने जो है वो छाता कर दिया तो वो जो है पलट जाता है, यानी उसकी ताड़ियाँ ऊपर की तरफ कर लेते हैं। वो स्थिति यहाँ बन जाती है। उसको विन्यास का अपन क्या कहते हैं? प्रतिपन्न कहते हैं। विन्यास का प्रतिपन्न, वाल्डन प्रतिपन्न। यानी SN2 अभिक्रियाएं विन्यास के प्रतिपन्न के साथ संपन्न होती है, इसे वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। और आक्रमणकारी अभिकर्मक जो है अवशिष्ट समूह के विपरीत दिशा से आकर के जुड़ता है, इसलिए कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए समूह का विन्यास भी पलट जाता है। इसको भी अपन आगे देखेंगे। SN2 अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती है। इसका द्वितीय कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती है, यानी अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों यानी एल्किल हैलाइड और आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो SN2 अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग आक्रमणकारी नाभिक स्नेही एवं एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, दोनों की। इसलिए द्वितीय कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती है। अगली विशेषता देखते हैं। SN2 अभिक्रियाओं में CX आबंध के कार्बन पर पश्चरागी, इसको कहते हैं बैक साइड, पीछे की दिशा से पश्चरागी आक्रमण होता है। आक्रमणकारी पीछे से आकर के जुड़ता है तो उसको कहते हैं पश्चरागी। तो SN2 अभिक्रियाओं में CX आबंधीय कार्बन पर
पश्चरागी बैक साइड अटैक, पश्चरागी आक्रमण होता है, जिसको अपन बैक साइड अटैक के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी अपनी, अब SN2 अभिक्रियाओं में चूंकि बैक साइड अटैक होगा तो CX आबंध के कार्बन से जुड़े हुए जो समूह हैं वो नाभिक रागी के आक्रमण में बाधा उत्पन्न करेंगे। SN2 अभिक्रियाओं में पश्चरागी आक्रमण होता है, क्योंकि सामने से तो अवशिष्ट समूह जुड़ा हुआ है तो वो निकला ही नहीं, तो आगे से तो आ नहीं सकता, फिर पीछे से जुड़ना पड़ेगा। उनके अंदर तो कार्बोकेटाइन बन रहा था। तो SN2 अभिक्रियाओं में पश्चरागी आक्रमण CX आबंध के कार्बन पर, CX आबंध के कार्बन पर होता है, इसलिए CX आबंध के कार्बन से जुड़े हुए समूह, कार्बन से जुड़े समूह है आक्रमणकारी नाभिक रागी के आक्रमण में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसे त्रिविम बाधा प्रभाव के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ बैक साइड अटैक होता है और बैक साइड अटैक कहाँ होगा, CX आबंध के कार्बन पर होगा। तो CX आबंध के कार्बन पर और समूह भी तो होंगे, तो वो समूह जो है वो आक्रमणकारी अभिकर्मक के या आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के आक्रमण में क्या उत्पन्न करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। अब जहाँ ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी वहाँ SN2 अभिक्रियाएं मुश्किल से होगी, और जहाँ बाधा कम होगी वहाँ SN2 अभिक्रियाएं आसानी से होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, तो पहले तो विशेषता दोबारा अपन देख लेते हैं। SN2 अभिक्रियाएं एक ही पद के अंदर संपन्न होती है, संक्रमण अवस्था बनती है जो अस्थायी होती है, पंच संयोजी होती है, जिसके अंदर आंशिक आबंधु द्वारा अवशिष्ट समूह है, आंशिक आबंधु द्वारा ही आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ा रहता है। उसके बाद SN2 अभिक्रियाएं जो है वो विन्यास के प्रतिपन के साथ संपन्न होती है, यानी विन्यास पहले जैसा है, जैसा था वो उसके विपरीत हो जाता है, उलट जाता है। जिस प्रकार बरसात के अंदर छाता जो है पहले ताड़ियाँ नीचे की तरफ थी, बाद में हवा लगने से ऊपर की तरफ हो जाती है, तो विन्यास का यहाँ प्रतिपन हो जाता है, जिसको वाल्डन प्रतिपन के नाम से जाना जाता है। फिर SN2 अभिक्रियाएं जो है द्वितीय कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती है, यानी अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और आक्रमणकारी नाभिक रागी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इन अभिक्रियाओं में पीछे से आक्रमण यानी बैक साइड अटैक होता है, इसलिए CX आबंध के कार्बन से जुड़े हुए समूह जो है वो आक्रमणकारी नाभिक रागी के आक्रमण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसको त्रिविम बाधा प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब देखो मैं एल्किल हैलाइड लिख लेता हूँ, कौन आसानी, ये तो विशेषताएं होगी और विशेषताएं काम में आएगी अपने अंतर लिखने में। तो अपन एक तो लिख लेते हैं मेथिल हैलाइड, इसको कहते हैं अपन मेथिल हैलाइड। अब यहाँ ये देखनी है कि जितनी ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है उतनी ही जो है मुश्किल से SN2 अभिक्रियाएं होंगी। ये है एथिल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर CH3CH CH3X, ये है 2 डिग्री
एल्किल हेलाइड, इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल हेलाइड। ये 2 डिग्री हो गए, और फिर हो जाएंगे 3 डिग्री, ये हो गए 3 डिग्री एल्किल हेलाइड, टर्सरी ब्यूटिल एल्किल हेलाइड, 3 डिग्री एल्किल हेलाइड। अब अपने को ये देखना है कि सबसे आसानी से रिएक्शन कहाँ होगी और सबसे मुश्किल से कहाँ पे होगी। अब सबसे आसानी से रिएक्शन देखो, SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये हमेशा ही क्या करेगा, सामने से आ नहीं सकता, क्योंकि इस बंध के अंदर होता है कार्बन पर पॉजिटिव और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो सामने से फ्रंट साइड से पॉसिबल नहीं है, तो पीछे से आक्रमण करेगा। किस पर? CX आबंध के कार्बन पर ही करेगा, क्योंकि जुड़ना तो इस आंशिक धनावेशित कार्बन से ही है और हेलोजन को निकालना है, तो सामने से तो ये X मौजूद है, तो ये जब तक X नहीं हटेगा तब तक वो जुड़ेगा नहीं, तो फिर पीछे से जुड़ने की संभावना है। तो पीछे देखो 3 हाइड्रोजन है, 1, 2 और 3, यहाँ 3 छोटे हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो प्रतिकर्षण कम होगा, यानी इन तीनों का त्रिविम बाधा प्रभाव, यानी नाभिक रागी की आक्रमण में कम बाधा उत्पन्न होगी, तो यहाँ जुड़ने की संभावना ज़्यादा है। फिर देखो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना तो यहाँ है आंशिक धनावेशित कार्बन पर, अब यहाँ 2 तो हाइड्रोजन है और एक आ गया मेथिल समूह बड़ा, तो उसकी तुलना में यहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, तो यहाँ जो है इसकी तुलना में यहाँ नाभिक रागी जो है वो मुश्किल से जुड़ेगा। फिर आ जाओ अगले में, यहाँ 2 मेथिल आ गए हैं और 1 हाइड्रोजन है, यहाँ जो है आक्रमणकारी नाभिक रागी के आक्रमण में और ज़्यादा बाधा आएगी, क्योंकि समूह बड़े हो गए हैं, और यहाँ जो है बाधा सबसे ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल के अटैक में। इसको मैं थोड़ा खोल के लिखूँ तो देखो स्थिति इस प्रकार की है, ये स्थिति है। तो यहाँ नाभिक रागी को इस कार्बन पर पहुँचना है, इस कार्बन तक पहुँचने के लिए 1, 2, 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, यानी 9 तो हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। इन सब से प्रतिकर्षण करना पड़ेगा, तब जाके न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा है, यानी संसद का एक तरीके से सुरक्षा घेरा है वो ये है। इसके अंदर नाभिक रागी पीछे से भी आक्रमण नहीं कर सकता। सामने तो सिक्योरिटी टाइट वैसे ही ज़्यादा रहती है, पीछे वाली जो संसद की सिक्योरिटी है वो बहुत टाइट कर रखी है, क्योंकि पीछे से भी कोई आ सकता है। तो इसने 3 लेयर का सुरक्षा गार्ड लगा रखे हैं अपने, हाइड्रोजन 3 फिर कार्बन, इस तरीके से। तो वो सुरक्षा घेरा जो है ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण करके भी नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन अपन साधारण किसी संसद के अलावा सिक्योरिटी कोई स्थान पे अपन जो है वो आसानी से घुस जाते हैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है। जैसे यहाँ बाधा उत्पन्न कम होगी, आक्रमण तुरंत कर देगा, वहाँ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी टाइट है, बाधा उत्पन्न होगी नाभिक रागी के आक्रमण में। तो मेथिल हेलाइड में जो CH3X है उसमें नाभिक रागी को बाधा कम महसूस होगी, तो सबसे आसानी से आक्रमण करेगा यहाँ, और यहाँ जो है वो बाधा सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगी, तो यहाँ आक्रमण होगा सबसे मुश्किल। इसका मतलब ये होगा कि मेथिल हेलाइड सबसे आसानी से SN2 अभिक्रियाएं देंगे, और 3 डिग्री एल्किल हेलाइड सबसे मुश्किल से। तो ये होगा SN2 अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। SN2 अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम हो जाएगा। मेथिल हेलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर 1 डिग्री उससे कम क्रियाशील, फिर 2 डिग्री एल्किल हेलाइड उससे कम क्रियाशील, और 3 डिग्री एल्किल हेलाइड सबसे कम क्रियाशील। SN1 का ऑर्डर इसके विपरीत होता है, जस्ट विपरीत। SN
1 का उल्टा कर दो एकदम। कार्बोकेटाइन 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री सबसे कम होते हैं मेथिल कार्बोकेटाइन। तो ये SN1 का ऑर्डर जस्ट उल्टा तीर का निशान लगा दोगे, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम वो हो जाएगी SN1 के लिए। ये है SN2 अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। ये तो बात हुई इसकी। अब रिएक्शन देखते हैं। देखो उदाहरण, SN2 अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल, मेथिल हेलाइड की KOH, अब KOH जलीय अवस्था में होगा, KOH के साथ अभिक्रिया। तो इसके अंदर पद एक ही होगा, तो ये हो जाएगा अपना CH3X, ये हो जाएगा मेथिल हेलाइड, क्योंकि ये सबसे सरलता से देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इनमें बैक साइड अटैक आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि CX आबंध के कार्बन से 3 छोटे हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, और ये छोटे हाइड्रोजन परमाणु आक्रमणकारी नाभिक रागी, आक्रमण कौन करेगा? ये आक्रमणकारी नाभिक रागी के आक्रमण में बाधा सबसे कम उत्पन्न करेंगे। यहाँ KOH ले रखा है तो OH माइनस हो जाएगा, यहाँ आक्रमण करेगा और ये एक तरीके से निकल जाएगा, लेकिन पहले ये धीरे धीरे बंध बनाएगा और फिर निकलेगा। तो पहले एक संक्रमण अवस्था बनती है अपने पास पंच संयोजी इस टाइप की, संक्रमण अवस्था बनती है पंच संयोजी। तो OH तो जुड़ जाता है उसके अंदर और X निकला हुआ नजर आता है, ये अपनी संक्रमण अवस्था। इसमें 5 एटम जुड़ रहे हैं एक साथ कार्बन से, ये पंच संयोजी अवस्था है, पंच संयोजी। और क्या है? पूर्णतया अस्थायी है, पूर्णतया अस्थायी है, टूटेगी है। अब इसके अंदर OH ने आंशिक बंध बना लिया है, X आंशिक रूप से निकलता हुआ अपने को नजर आ रहा है, यानी यह बंध आंशिक बंध रहा है और ये बंध आंशिक टूट रहा है। इसी स्टेप के अंदर मेथिल हेलाइड में CX आबंध जो है वो टूट जाएगा। अस्थायी संक्रमण अवस्था बहुत जल्दी बनती है, और ये उत्पाद बन जाएगा X माइनस। अब इसके अंदर ये कार्बन जो है वो sp3 है, यानी ये चतुष्फल की आकृति है। फिर ये पंच संयोजी हो गई अस्थायी अवस्था, और ये वापस चतुष्फल की है, यानी sp3 में कन्वर्ट हो जाता है और X माइनस निकल जाता है। अब देखो OH माइनस हेलोजन के विपरीत दिशा से जुड़ा है, जिधर हेलोजन था उसके उल्टी दिशा में। देखो उत्पाद के अंदर जिधर से X माइनस जुड़ा हुआ था उसके विपरीत दिशा में OH आकर के जुड़ा होता है, तो ये कहलाता है विन्यास का प्रतिपन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और यह है वाल्डन प्रतिपन, वाल्डन प्रतिपन। क्यों है? क्योंकि X देखो X की दिशा ये थी और इसके विपरीत दिशा में जोड़ा है, तो ये विन्यास का प्रतिपन कहलाता है। छाता जो है वो अपना इस टाइप का होता है, ये छाता है इस तरीके का दिखता है अपने को। जैसे ही बरसात के अंदर हवा के अंदर अपन गैर हवा के सामने उसको कर दिया तो स्थिति ये कुछ बन जाती है।
डंडी तो अपनी तरफ ही रह जाती है, जैसे थी वैसे की वैसी, लेकिन छाते का मुंह ऊपर की तरफ हो जाता है। तो x इधर से निकला, x का मुंह इसकी तरफ था और वो उस विपरीत दिशा में जुड़ा है। देखो ये दोनों पास पास ले जाके देखो, x इधर जुड़ा हुआ है, OH इस दिशा से जुड़ा है। तो ये है विन्यास का प्रतिपन। जिस प्रकार से छाता बरसात में पलट जाता है विन्यास का, वो प्रतिपन कहलाता है। इसको वाल्डन प्रतिपन, वाल्डन ने खोजा था, इसलिए ये वाल्डन प्रतिपन कहलाता है। अब SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एडवर्ड डेवी ह्यूहेस और क्रिस्टोफर इंगोल्ड ने दी थी। क्रिस्टोफर इंगोल्ड, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है वो SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि दी थी। तो एक ही पद के अंदर संपन्न होती है, संक्रमण अवस्था अस्थायी बनती है जो पंच संयोजी होती है, विन्यास का प्रतिपन हो जाता है, यानी विन्यास में उलट जाता है पहले की तुलना में। अब जो उत्पाद बना है उसके अंदर विन्यास विपरीत दिशा में अपने को OH अपने को लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये तो बात हुई विन्यास के प्रतिपन की। उसके बाद ये द्वितीय कोटि बलगति के अनुसरण करती है, तो अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। तो ये दोनों जो है वो अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो अभिक्रिया का वेग इन दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, इसलिए द्वितीय कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती है। तो ये तो बात होगी SN2 की। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कौन SN2 आसानी से देगा और कौन SN2 मुश्किल से देगा। जैसे अपने पास है एक, तो ये एक अपने पास है ये SN1 अभिक्रिया कौन आसानी से देगा। तो अपने को सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि अपने को कार्बोकेटाइन बना लेना है, चाहे SN1 का ऑर्डर निकालना हो और चाहे SN2 का। तो कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व का ऑर्डर आ जाएगा, तो SN1 का ऑर्डर तो वही हो जाएगा, SN2 का उसके विपरीत कर देंगे। तो इस Br को हटाओ यहाँ से, और Br को जैसे ही आप यहाँ से हटाओगे तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये कॉर्नर बता रहे हैं CH3 को, ये है रेखा संरचनात्मक सूत्र। यहाँ ये कार्बन है, रेखा संरचनात्मक सूत्रों में रेखाओं द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं कार्बन हाइड्रोजन को। तो ये कॉर्नर कार्बन को बता रहा है और उस पर 3 हाइड्रोजन है। ये कार्बन है यहाँ, और इससे 1 2 3 कार्बन तो ये जुड़े हुए, एक Br ये जुड़ा हुआ है। तो ये रेखा संरचनात्मक सूत्र है। अब जो है ये जो कार्बोकेटाइन आपको दिखाई दे रहा है वो CH3 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 और प्लस, यानी तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए, 1 2 3। और अगला वाला जो है इसमें से Br हटा दो, यहाँ पॉजिटिव लगा दो। तो यहाँ जो है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जिस पर पॉजिटिव है उससे 1 और 2 ही कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा है, 3 डिग्री, कम स्थायी 2 डिग्री। तो ये SN1 अभिक्रिया आसानी से देगा और वो मुश्किल से देगा, दोनों की तुलना करें तो। और SN2 का ऑर्डर हो जाएगा, ये आसानी से देगा, ये मुश्किल से देगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये इन दोनों में SN1 SN2 का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ SN1 का ऑर्डर क्या होगा और SN2 का क्या होगा। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो अपने को ध्यान इतना ही रखना है कि कार्बोकेटाइन बनाना है, जिसका कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्थायी SN1 वो उतनी सरलता से देगा। तो इसका कार्बोकेटाइन बनाओ, Cl को हटा दो, उस पर पॉजिटिव लगा दो। इसका भी Cl हटा दो
और यहाँ पॉजिटिव लगा दो। ये कार्बोकेटाइन जो है वो कहलाता है बेंजीलिक कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन? बेंजीलिक कार्बोकेटाइन। अब बेंजीलिक कार्बोकेटाइन अपन SN1 अभिक्रियाओं में देख चुके हैं, वो अनुनाद द्वारा क्या कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है और वहाँ 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है। लेकिन इसके अंदर रेजोनेंस जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ है ही नहीं। ये पाइबंद जो है वो अंदर ही अंदर घूम तो रहे हैं लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ अनुनाद में नहीं है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पाइबंद के साथ क्या है, अनुनाद में है, इसलिए इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है और उसकी कोई अनुनादी संरचनाएं, वो है फेनिल कार्बोकेटाइन। ये है बेंजीलिक कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है बेंजीलिक का ज़्यादा और फेनिल का कम। तो SN1 अभिक्रिया 1 नंबर आसानी से देगा, 2 नंबर मुश्किल से देगा। SN2 का ऑर्डर विपरीत हो जाएगा, 2 नंबर आसानी से देगा, 1 नंबर मुश्किल से देगा। अब ये तो बात हुई SN1 की, SN2 के कुछ उदाहरणों की। अब यदि एल्किल समूह समान हो तो कौन आसानी से SN1 देगा और कौन SN2 आसानी से देगा? तो समान एल्किल समूह वाले अलग अलग एल्किल हैलाइडों के लिए एल्किल आयोडाइड सबसे आसानी से चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो देगा, और एल्किल फ्लोराइड सबसे मुश्किल से SN यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देगा। समान एल्किल समूह युक्त ये इंपॉर्टेंट सवाल है। समान एल्किल समूह युक्त एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN2 और SN1 दोनों पर लागू होता है, दोनों का ऑर्डर एक ही होगा। तो एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड और फिर एल्किल फ्लोराइड। ये चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। अब ऐसा क्यों है? एल्किल आयोडाइड, अब इनमें कार्बोकेटाइन आप बनाओगे तो कार्बोकेटाइन तो R पॉजिटिव बनेंगे सबके, तो इससे R से तो कोई अनुमान ही नहीं लगा पा रहे। तो यहाँ से आयोडाइड आयन और ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन ये निर्धारित करेंगे कि SN1 की क्रियाशीलता के प्रति ऑर्डर या SN2 के प्रति क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या होगा। तो एल्किल आयोडाइड के अंदर आयोडाइड आयन एक अच्छा अवशिष्ट समूह है, यानी आसानी से ये छोड़कर निकल जाता है। इसमें से निकलेगा तो I-, इसमें से निकलेगा Br-, इसमें से निकलेगा Cl- और इसके अंदर से निकलेगा F-। अब जो जितनी आसानी से निकलेगा वो उतनी आसानी से SN1 या SN2, अब आसानी से निकलेगा वो जिसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो आयोडाइड आयन का स्थायित्व आकार बड़ा होने के कारण ज़्यादा होता है। आकार आयोडाइड आयन का आकार होता है ये, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। तो जितनी बड़ी चीज़ होती है स्थायित्व तो उसका उतना ही ज़्यादा होता है। तो आयोडाइड आयन का आकार सबसे बड़ा और फ्लोराइड आयन का सबसे छोटा होता है। तो आयोडाइड आयन एक तो आसानी से निकलेगा क्योंकि इसका स्थायित्व ये अकेला रहकर भी आयोडाइड आयन के रूप में स्थायी है, तो वो आसानी से निकल जाएगा। फ्लोराइड आयन का आकार छोटा है और छोटा आकार होने के कारण इसका स्थायित्व कम है। तो आयोडाइड आयन सबसे आसानी से निकलेगा क्योंकि ये सबसे अच्छा अवशिष्ट समूह बन जाएगा, और फ्लोराइड आयन सबसे मुश्किल से निकलेगा, ये सबसे बुरा बैड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो एल्किल आयोडाइड सबसे आसानी से SN1 देगा
और चाहे SN2, बात एक ही है, ऑर्डर एक ही होगा। एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होंगे, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर आयोडाइड। क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छा अवशिष्ट समूह है, लिविंग ग्रुप बेस्ट, और ये सबसे खराब लिविंग ग्रुप है। ये आसानी से जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा है और छोटा आकार होने के कारण इसका स्थायित्व कम है, इसलिए एल्किल जो हेलाइडों का RX बॉन्ड है वो मुश्किल से टूटेगा। आयोडाइड जिस एल्किल हेलाइड में जुड़ा हुआ है उसका RX बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। दूसरा कारण है इसका आकार बड़ा होने के कारण जो कार्बन आयोडाइड बंध है उसकी बंध वियोजन एंथैल्पी के मान भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि इसका आकार काफ़ी बड़ा होगा और इसका आकार छोटा होगा, तो यहाँ जो बंध बनेगा वो दुर्बल बनेगा, क्योंकि इसका कक्षक बड़े आकार का है, इसका कक्षक छोटे आकार का है, इसलिए कमज़ोर बंध बनेगा। और कमज़ोर बंध जो है वो आसानी से टूट जाता है। जैसे हाथी के पैर को अपन हाथ से पकड़ लें तो वहाँ कमज़ोर बंध बनेगा, क्योंकि हाथी का पैर जो है वो मोटा है, अपना हाथ छोटा सा है। लेकिन अपन आदमी का एक दूसरे आदमी हाथ मिलाएं या पकड़ लें तो वो मजबूती से पकड़ लेता है, तो वो समान आकार के। तो यहाँ जो है CI बंध जो है वो आसानी से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा आकार का कक्षक इसके छोटे आकार के कक्षक के साथ अतिव्यापन करके रखता है। यहाँ जो है वो कार्बन भी उतने आकार का, छोटे आकार का है, और फ्लोरीन भी छोटे आकार का है, तो इनके बीच में जो आकर्षण बलों से बंध बनता है वो मजबूत बनता है, क्योंकि इनके कक्षक जो है वो समान आकार के होते हैं लगभग, और अतिव्यापन मजबूत होता है। मजबूत अतिव्यापन से मजबूत बंध बनते हैं और मुश्किल से टूटते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं दो, वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाए तो इतना कस के पकड़ लेते हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो लगभग समान आकार के हैं, इसलिए। लेकिन एक बड़ा आदमी है, एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जो है उसको पकड़ने का प्रयास करे तो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आदमी बड़ा है और बच्चा छोटा है। तो वो इस कारण से एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, एल्किल फ्लोराइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं। तो SN1 हो चाहे SN2 हो, एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील, एल्किल ब्रोमाइड उससे कम, फिर एल्किल क्लोराइड और लास्ट में एल्किल फ्लोराइड। अब कुछ सवाल देखते हैं। वो आपके लिए हैं। इन दोनों में से ये अथवा ये SN1 के प्रति कौन अधिक क्रियाशील? ठीक। दूसरा सवाल है आपका, ये अथवा ये। SN2 के प्रति कौन अधिक अभिक्रियाशील? इसको 1 नंबर दे दो और इसको 2, इसको 1 दे दो और इसको 2। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है पूरा पढ़ने के बाद। SN2 के अंदर बैक साइड अटैक करवाना है और उत्तर निकालने के लिए अपने को क्या कराना है, कार्बोकेटाइन बना लेना है। कार्बोकेटाइन जिसका ज़्यादा स्थायी वो SN1 के प्रति उतना ही क्रियाशील। SN2 का ऑर्डर उल्टा कर दो। लेकिन कार्बोकेटाइन समान प्रकार के बन रहे हैं, तो हेलाइड आयन देखते हैं। आयोडाइड है तो वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड सबसे कम क्रियाशीलता दर्शाएंगे।